हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीपीएससी में जिसने भी गड़बड़ी की है उसको बख्शा नहीं जाएगा, ताकि इस तरह की गलती कोई दोबारा न करे। हालांकि जनता दरबार के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएए कानून पर भी बोला है और सीएए को कोरोना के बाद लागू करने की बात की है। जहां 3 देशों के लोग हैं वहां के अल्पसंख्यक को चिन्हित करने की बात कही गई है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं है, सीएए पर कोई नुकसान नहीं है। अगली खबर, शेखपुरा जिले के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सावन कुमार ने शेखपुरा के नए जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 31 जुलाई 1994 जिला बनने के बाद से ये 23वें जिलाधिकारी हैं। लंबे समय तक जिलाधिकारी रही इनायत खान के तबादले के बाद उनकी तैनाती यहाँ की गई है। योगदान देने के तुरंत बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद उन्होंने समाहर नाले परिसर के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। जिला परिवहन कार्यालय, निबंधन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, महिला हेल्पलाइन, जिला अभियोजन कार्यालय, लोक जन शिकायत निवारण कार्यालय आदि कार्यालयों का निरीक्षण भी शेखपुरा के नए जिलाधिकारी सावन कुमार ने किया। अगली खबर, बिहार में बीपीएससी के इतिहास में पहली बार वायरल हुआ प्रश्न पत्र। आयोग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, छात्रों को करना होगा 3 महीने का इंतजार। बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार 67वीं संयुक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ। हालांकि आयोग के स्तर पर परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए हर तरह का इंतजाम किया गया था। एक दिन पहले आयोग के अध्यक्ष आर.के. महाजन ने सभी जिलों के डीएम से बात की थी। प्रश्न पत्र सुबह 11 बजे ही काफी तेजी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल होना शुरू हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे यह मामला यूट्यूब पर पहुंच गया। 11:30 के बाद अधिकारी हरकत में आए और जांच के आदेश दिए गए और इसके 3 घंटे बाद ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अगली खबर, बिहार सरकार की तरफ से अब प्रदेश के ग्राम पंचायतों में शवों के दाह संस्कार के लिए एक योजना चलाई जानी है और इसके लिए सरकार की तरफ से रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। अब बिहार की ग्राम पंचायतों में शवों के दाह संस्कार के लिए 2 संस्कार शेड सहित मुक्तिधाम का निर्माण करवाया जाएगा और इससे स्थानीय लोगों को शवों के दाह संस्कार में सुविधा होगी। साथ ही साथ लोगों को इसके लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगली खबर, बिहार में आंगनबाड़ी सेविका बहाली का बदल सकता है नियम। नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को किया तलब। आपको बता दें कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों की शिकायतें सुनी और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका बहाली से जुड़ी ज्यादा शिकायतें मिली है। शिकायतें सुनने और सुनते नीतीश कुमार ने कहा कि समाज कल्याण विभाग से जुड़ी जितनी भी शिकायतें आई है उसमें से ज्यादातर सेविका बहाली में गड़बड़ी की हैं और ये भी कहा कि आखिर समाज कल्याण विभाग कर क्या रहा। सीएम नीतीश कुमार मुख्य सचिव अमीर सुबहानी को तलब किया है और आंगनबाड़ी सेविका बहाली से जुड़ी रूल बुक की समीक्षा करने की बात भी कही है। अगली खबर, जल्द ही आसमान छूती महंगाई की मार झेल रहे घर फ्लैट का निर्माण करने वालों को राहत मिलने के आसार हैं। खासकर प्रदेश में बालू की कीमत नीचे जा सकती है। बिहार राज्य खनिज विकास निगम ने बचे हुए लगभग 100 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। ये बालू घाट प्रदेश के पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई, लखीसराय, सारण, अरवल, बेतिया, बक्सर, बांका और किशनगंज जिलों के हैं। बिहार खनिज विकास निगम की तैयारी जून से पहले इन बालू घाटों में खनन शुरू कर देने की है, ताकि एनजीटी के आदेशों के तहत बालू के खनन पर रोक से पहले की अवधि में ही इसे पूरा कर लिया जाए। इन बालू घाटों पर खनन के कारण मांग के मुताबिक पर्याप्त बालू बाजार में उपलब्ध हो पाएगा और इससे कीमतों में कमी के आसार भी मिलेंगे। अगली खबर, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ब्राह्मण भूमिहार समाज को भाजपा ने हमेशा यथोचित सम्मान दिया है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 लोगों को पार्टी ने टिकट दी है, जबकि राजद ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल 1 टिकट दिया था। और ये भी कहा कि भाजपा ने ही भूमिहार समाज को पहली बार केंद्रीय मंत्री का पद दिया था। बिहार में भाजपा कोटे से आज 2 कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इसी समुदाय से हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लालू राबड़ी राज में भूमिहार ब्राह्मण समाज का जितना अपमान उत्पीड़न हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऊंची जातियों को 10% आरक्षण देने के विरोध करने वाली लालू प्रसाद की पार्टी आज किस मुंह से भूमिहार ब्राह्मण समाज की हितैषी बन रही। अगली खबर, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2020 में संगठन की कमजोरी की वजह से मिले झटके को पार्टी भूली नहीं है और अब जब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कोई रिस्क नहीं ले सकते
और इसलिए जब बड़े नेता बिहार दौरे पर निकलेंगे तब संगठन की पूरी और जमीनी जानकारी जेडीयू के पास उपलब्ध होगी और बिहार में अब जेडीयू को धार देने के लिए बिहार दौरे पर पार्टी के शीर्ष नेता निकलने वाले हैं। अगली खबर, बिहार में अब ड्रग इंस्पेक्टरों पर बढ़ेगी सख्ती, दिए गए टारगेट का सरकार को देना होगा ब्यौरा। दवाओं की मनमानी कीमत, कालाबाजारी पर रोक के लिए स्वास्थ्य विभाग नई कवायद में जुटा है। काम गंभीरता से हो और दवाओं की मनमानी कीमत, कालाबाजारी पर अंकुश लगे, इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टरों को महीने में कम से कम 20 दवा दुकानों के निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए थे। अब ड्रग इंस्पेक्टरों से 3 महीने की उपलब्धियों के बारे में ब्यौरा तलब किया गया है और उन्हें यह बताना होगा कि महीने में कितनी दवा दुकानों का निरीक्षण किया गया, नियमों के विरुद्ध कारोबार करने वाले कितने डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई। अगली खबर, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रांतीय सम्मेलन में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि इस जाति के लिए कोई भी राजनीतिक दल मजबूरी नहीं है। सम्मेलन का आयोजन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राज्य के पूर्व मंत्री एवं फ्रंट के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि पहले समाज है, फिर कोई राजनीतिक दल। इस समाज का गौरवशाली इतिहास रहा। इस फ्रंट के लिए कोई भी जाति या धर्म अछूत नहीं है। सम्मेलन में अगले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करने का निर्णय लिया गया है जहां इस समाज के लोगों का सहयोग एवं सम्मान होगा। फ्रंट की ओर से इस साल 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में महाकुंभ और अगले साल 24 दिसंबर को गांधी मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, श्रीलंका के बाद नेपाल में आर्थिक आपातकाल से महंगाई बढ़ रही है। भारतीय बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। खरीदारी के लिए बिहार पहुंच रहे नेपाल के लोग। श्रीलंका के बाद भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी आर्थिक आपातकाल का दौर आ गया है, लिहाजा नेपाल सरकार ने कई चीजों पर बैन लगा दिया है। बढ़ती डिमांड के चलते इन चीजों की ब्लैक मार्केटिंग के साथ कीमतें भी बढ़ी है। अब नेपाल के लोग भारत से खरीदारी करने आ रहे हैं और इसके चलते बिहार के बाजारों में रौनक आ गई है। नेपाल सरकार के आयात निर्यात कानून 2013 की धारा 3 अंतर्गत दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए कई चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाए गए और नेपाल सरकार के द्वारा लगाए गए आयात पर प्रतिबंध चालू आर्थिक वर्ष के अंतिम तक यानी 1.5 महीने तक लागू होने की बात उल्लेखित है। और इस वजह से नेपाल के वासी जो हैं, जितने भी सीमा के लोग हैं, वो सभी बिहार के बाजारों में आकर खरीदारी कर रहे हैं। अगली खबर, ताजमहल के 22 कमरों को फिर से खोलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भाजपा के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर की है। याचिका दायर होने के बाद इन 22 कमरों के रहस्य को लेकर लोगों में उत्सुकता है। अगर याचिका स्वीकार होती है और भविष्य में इन 22 कमरों को खोला जाता है तो क्या इन कमरों से कोई ऐसा रहस्य निकलेगा जो चौंकाने वाला होगा। इसको लेकर इतिहासविद राजेश कुमार शर्मा बताते हैं कि उनका मानना है कि अगर इन कमरों को खोला गया तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य जरूर निकलेंगे। वहीं ताजमहल के बंद हिस्से की वीडियोग्राफी कराने की एक याचिका लंबे समय से आगरा के न्यायालय में लंबित है। अगली खबर, अंग्रेजों के जमाने का देशद्रोह कानून बदला जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा दोबारा जांच करेंगे। पहले दलील थी इसे खत्म नहीं करें, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने का फैसला कर लिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों पर सरकार दोबारा विचार और जांच करेगी। केंद्र ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इसमें कोर्ट से अपील की गई है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक ना की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। और आईपीसी धारा 124A के तहत अगर कोई सरकार विरोधी बातें लिखता या बोलता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब इसी कानून को केंद्र सरकार